हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी भी लक्ष्य की तरफ, किसी भी एम की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो उस एम को अचीव करने के मार्ग पर, उस एम को अचीव करने की प्रोसेस पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें बैरियर का काम भी करती हैं। वो ऐसे बैरियर होते हैं जिनको एक अगर मैं बात करूं तो आपके मन को भटकाव की स्थिति जो है वो वहां पर उत्पन्न होती है। लेकिन वहां आवश्यक है कि आप अपने दृढ़ संकल्प पर टिके रहें। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम नहीं करना है। तो जब आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है कि आपका संकल्प क्या था। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इस राह पर इस तरीके से चलते हैं तो आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। इसी चीज को समझाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक लाइन। वो ये है कि विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो बस एक ही संकल्प जो आपने कर लिया है अपनी मंजिल को अचीव करने के लिए, बस उस पर टिके रहिए और उसी आधार पर, उसी संकल्प के बेसिस पर जो मंजिल है वो आपको जरूर मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी एटीट्यूड, इसी विचारधारा के साथ में आप पढ़ाई करते रहें और बात करते हैं कि जो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था कि वो था क्या, कि इंटरनेशनल टाइगर डे इज हेल्ड ऑन विच डेट, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को आयोजित किया जाता है। तो अगर मैं सिर्फ डेट की बात करूं तो वो 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है। अगर हम बात करें कि सर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है बाघ जो है उनको, या बाघ दिवस जो है उसको मनाने के पीछे, तो याद रखिएगा कि बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जागरूकता फैलाना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। बाघों के संरक्षण संबंधी जागरूकता फैलाना। बात समझ में आ रही है? लोगों को जागरूक करना कि भाई जरूरी है, अनिवार्य है, इनका संरक्षण जो है वो बहुत अनिवार्य है। दूसरा, अगर इसमें आप एक चीज याद रखें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। राइट, इसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। कभी कभी पूछ लेता है कि साइंटिफिक नेम बताइए, तो इसका वैज्ञानिक नाम है बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस। क्लियर है? दो चीजें आपको क्लियर हो गई सर। एक, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ये मनाया जा रहा है। पैंथेरा टाइग्रिस इसका अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक नाम है। और एक व्यक्ति हैं जिनको हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, उनका नाम है कैलाश सांखला। ये व्यक्ति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाघों के बारे में बात करेंगे तो कैलाश सांखला का नाम जरूर आएगा, तो इसलिए आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। इनका नाम है कैलाश सांखला। राइट, अब ये जो कैलाश सांखला है ये है क्या, तो पहली चीज तो ये कि कैलाश सांखला वही व्यक्ति है जिन्होंने इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था। बात समझ में आ रही है? टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कहलाते हैं ये। और दूसरी चीज ये कहलाते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इसी वजह से इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब टाइगर रिजर्व की अगर हम बात कर रहे हैं सर, कि टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाए जा रहे थे या अलग अलग तरीके से संरक्षण प्रदान करने के लिए, तो हमने टाइगर रिजर्व जो है वो भी बनाए हैं। तो इंडिया के लेवल पर अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व जो है वो कितने हैं, तो टोटल अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं हम, टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप ये याद रखिए कि इंडिया में टोटल कितने हैं, इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व हैं 54। राइट, और यही चीज अगर मैं टाइगर स्टेट की बात करता हूं, एमपी की बात करता हूं, तो सब पहली चीज तो आप ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो कहां है, वो एमपी में है। बात समझ में आ रही है? तो ये आप याद रखिए। अब एमपी में टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करता हूं तो एमपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, अभी फिलहाल 7 हैं, लेकिन सातवां टाइगर, अभी फिलहाल 6 है, माफ करिएगा, लेकिन सातवां टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया गया है और उसका नाम होगा, जो सातवां होगा उसका नाम होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो
एमपी की अगर बात करेंगे तो एमपी में 7 टाइगर रिजर्व जो हैं वो हो जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सर ये जो 7वां टाइगर रिजर्व है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये किन किन डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, ये किन किन डिस्ट्रिक्ट के बीच में होगा, कॉमन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं, कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में इसका भाग जो है वो स्थापित होगा, वो फटाफट आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें इतनी चीजें याद रखिए। 2022 की जनगणना की अगर मैं बात करूं, 2022 की बाघ जनगणना की अगर मैं बात करता हूं, तो 2022 की, ये भी फैक्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाघ जनगणना के आधार पर अगर हम बाघों की संख्या की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि 2022 की बाघ जनगणना के बेसिस पर इंडिया में अगर मैं बात करता हूं कि इंडिया में कितने बाघ हैं, तो 3167 और एमपी में 785। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है आपको कि 2022 की बाघ जनगणना के आधार पर देश में 3167 बाघ जो हैं वो हैं, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 785 बाघ जो हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हीं बाघों के संरक्षण की आवश्यकता है, अगर वो नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न होंगी और ये लुप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए फिलहाल आप इतनी चीजें इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, हु हैज बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडियन हिस्ट्री। देखिए पहली चीज तो ये याद रखना है कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट पूछ रहा है ना, इसका मतलब तो ये है कि फर्स्ट जो है या लॉन्गेस्ट जो है वो कोई और जिन्होंने सबसे ज्यादा अगर हम बात करें सीएम के पद पर रहते हुए कार्य जो है वो किया है, तो वो सीएम कौन है इंडिया के, तो सेकंड जो है वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और ये कहां के सीएम है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये उड़ीसा के सीएम है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे ये पूछे कि सर भारत के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है, तो उनका नाम है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक जो है वो कब से बने हैं, तो याद रखना है कि ये उड़ीसा के सीएम बने हैं 5 मार्च 2000 से, और तब से लगातार, ठीक है, मतलब यहां पर क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है, सेवा करने वाले इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन बन गए हैं, तो वो नवीन पटनायक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि 5 मार्च से, है ना, दो हजार से ये लगातार है। अब 2000 से आप जोड़ लीजिए तो 23 साल तो सीधे सीधे ऐसे हो गए, ठीक है, तो 23 साल और लगभग 100-150 दिन के आसपास इनका कार्यकाल जो है वो हो गया होगा। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि सर ये तो सेकंड लॉन्गेस्ट है ना जिन्होंने सीएम के पद पर रहते हुए कार्य जो है वो संभाले हैं, तो फर्स्ट किसका नाम लिया जाता है, तो वो है पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, वो है पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये या थे, तो ये थे सिक्किम के मुख्यमंत्री, सिक्किम के पूर्व सीएम। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो लगभग 24 वर्षों के आसपास, या अगर मैं लिखूं तो 24 वर्षों से ज्यादा। इनका कितना समझ में आ रहा है, 23 वर्ष 100 कुछ दिन, और इनका कितना समझ में आ रहा है, 24 वर्ष से थोड़ा ज्यादा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर आपसे फर्स्ट पूछे कि पहले देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सीएम के पद पर रहते हुए काम किया, उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के पूर्व सीएम थे, और 24 वर्षों से ज्यादा का कार्यकाल इनका देखा गया था। अब इसमें एक चीज और आप देख लीजिए कि सर अगर हम एमपी की बात करते हैं तो क्या एमपी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, तो अगर आप एमपी की बात करते हैं तो एमपी में सबसे लंबे समय तक सीएम जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, वर्तमान सीएम ही हैं, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। बात समझ में आ रही है? तो अगर सिर्फ एमपी के बेसिस पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है वो लिया जाएगा। इंडिया के लेवल पर बात करेंगे तो सिक्किम के फॉर्मर सीएम पवन कुमार चामलिंग आएंगे, और सेकंड लार्जेस्ट जो है इंडिया में वो कौन आएंगे, नवीन पटनायक आएंगे। बात समझ में आ रही है? आइए देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना।
देखिए किसानों के खेतों में जो भी फसल का उत्पादन हो रहा है, अगर आप गांवों से जुड़े होंगे, कृषि से जुड़े होंगे, तो आपको ये पता होगा कि जो नील गाय होती हैं, जो जंगली सूअर होते हैं, जो दूसरे जंगली जानवर होते हैं, वो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके कारण से जब फसल नुकसान होती है तो किसानों की आय जो है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। इसी चीज से बाहर निकालने के लिए देखिए इसमें एक समस्या क्या हो रही थी कि किसानों की जब फसल का नुकसान होता था तो किसान जो है वो अपनी फसलों को बचाने के लिए उन जानवरों पर हिंसा करता था। तो ये मजबूरी में आकर किसान के द्वारा इस तरीके की चीजें की जाती थी। यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक योजना चलाई जिसको उन्होंने एक नाम दिया खेत सुरक्षा योजना। अब इस खेत सुरक्षा योजना, पहले तो आप ये देख लीजिए किस सरकार ने चलाया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब ये खेत सुरक्षा योजना जो है वो आखिर है क्या? तो खेतों के बॉर्डर बॉर्डर पर क्या किया जाएगा, वायर से फेंसिंग की जाएगी, है ना। और कैसी फेंसिंग, तो यहाँ पर इसको बोला गया है सोलर फेंसिंग। बात समझ में आ रही, इसको क्या बोल दिया, इसको बोला यहाँ पर सोलर फेंसिंग, राइट। तो क्या किया जाएगा, फेंसिंग की जाएगी। दूसरा इसमें ये बोले कि सर क्या ये पूरा खर्चा जो है वो सरकार ही उठाएगी, क्या पूरी तरीके से जो सरकार है वही पैसा देगी? तो याद रखिए कि ये टोटल ये जो खेत सुरक्षा योजना है इसका यूपी गवर्नमेंट का जो बजट है वो कितना है, तो वो है 350 करोड़ रुपए का, राइट। पहले ये कम था लेकिन बाद में इसमें इंक्रीमेंट किया गया और ऐसी आवश्यकता समझ में आई कि यार और चीजें जरूरी है। दूसरा इसमें बोला क्या गया, इसमें यह बोला गया कि 60% का अनुदान होगा, लेकिन 60% या, है ना, या 1,43,000 रुपए। इसमें से जो भी कम होगा, ऐसा समझ लीजिए जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आप ये समझ लिया करिए कि इसमें से जो भी कम होगा 60% या फिर 1.43 लाख, इसमें से जो भी कम होगा वो सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा, किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। किसके लिए सब्सिडी दी जाएगी, ताकि किसान जो हैं वो अपने खेतों में सोलर फेंसिंग जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकें। अब बात आती है कि सर ये सोलर फेंसिंग है तो ये काम कैसे करेगा, तो पहली चीज देखिए, ये जो सोलर फेंसिंग है इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, वो होगा 12 वॉट का। अब ये 12 वॉट का जो करंट है वो कैसे होगा, तो जैसे ही जानवर जो है वो इससे टकराएंगे तो उनको एक झटका लगेगा, और झटके के साथ में इस 12 वॉट के करंट के साथ में एक सायरन जो है वो बजने लगेगा। तो जानवर झटके के कारण से उस खेत से दूर चले जाएंगे, और सायरन बजने के कारण जो किसान है उनको भी पता चल जाएगा कि शायद जानवर जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो वो उससे रक्षा कर सकते हैं या उनको वहां से भगा सकते हैं। तो ये योजना सिर्फ लाई इसलिए गई है ताकि किसानों की फसलों को क्या किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। बात समझ में आ रही है, इतनी चीजें बस इसमें जरूरी। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो इन विच स्टेट द 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो 25 जुलाई को एमपी के खजुराहो में, कहां हुआ है, एमपी के खजुराहो में 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो है उसको ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। अब बात ये आ रही है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो बात ये आ रही है कि सर ये किया क्यों गया है, तो इसको आप जब आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि खजुराहो क्योंकि एक प्रकार का आप देखिए तो पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो खजुराहो से जो कनेक्टिविटी है वो दूसरे शहरों को बढ़ाने के लिए, दूसरे शहरों की बढ़ाने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो आसानी से वहां तक पहुंच सकें। दूसरा कभी कभी इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनकी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसका लाभ जो है वो इसके माध्यम से लिया जा सकता है। तो इस तरीके की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। और ये समिट की अगर बात करें तो समिट कहाँ पर हुई थी, वो खजुराहो में हुई थी। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच इंडियन सिटी इज गोइंग टू होस्ट द लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023। लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 जो है वो किस भारतीय शहर में मनाया गया है, किस भारतीय शहर में किया गया है, तो वो किया गया है न्यू दिल्ली में। देखिए इसमें तो फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए, फेस्टिवल 19 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है, पहली चीज तो आप ये याद रखिए। दूसरा कहां पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें और ज्यादा जरूरी चीजें नहीं, लेकिन न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आप देख लीजिए, इसके जो सीएम हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। बताने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी सुन लीजिए एक बार, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसके जो गवर्नर है उनका नाम है अनिल बैजल, ठीक है। ठीक है, ये दो नाम इसमें फिलहाल आप याद रखिए।
क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज हैंडेड ओवर 105 एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया। हाल ही में किस देश ने भारत को सौंपे 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं। भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां जो हैं वो सौंपी हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पीएम साहब हैं उनका जून में अमेरिका दौरा था। बात समझ में आ रही है। और उस अमेरिकी दौरे के कारण, उस अमेरिकी दौरे में एक सांस्कृतिक समझौता, इसको कह लीजिए आप, कि वहां पर एक प्रकार का सांस्कृतिक समझौता हुआ दो देशों के बीच में, बाइडेन साहब और मोदी साहब के बीच में। यहां पर क्या हुआ, एक सांस्कृतिक समझौता हुआ। और उस समझौते के बाद में उसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है कि ऐसी कलाकृतियां, ऐसी प्राचीन कलाकृतियां जो भारत से चोरी करके ले गई, मतलब बाहर ले गए थे, जैसे आप समझ लीजिए कि ऐसी कलाकृतियां जो भारत से चोरी करके ले गए थे या फिर उनकी तस्करी के माध्यम से उनकी तस्करी की गई थी, ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसी कलाकृतियां जो पिछले कई सालों से, कई वर्षों से अगर हम देखें, कई वर्षों पहले अगर हम देखें, तो ऐसी कलाकृतियां जो भारत की हैं और भारत से चोरी करके देश के बाहर ले गई थी, अमेरिका में थी। तो यहाँ पर एक सांस्कृतिक समझौते के दौरान ये बोला गया कि भाई हमारे पास में जो कुछ भी है उस 105 प्राचीन कलाकृतियों को अमेरिका जो है वो भारत को देने को तैयार हो गया है। और अभी हाल ही में उसने ये डील जो है वो की थी, ये समझौता जो है वो किया था, और उसके साथ ही देश में 105 कलाकृतियां जो हैं वो सौंपी गई हैं। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल इतनी चीजें याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं कि अमेरिका में भारत के राजदूत जो हैं वो कौन है, तो आप एक नाम याद रखिए, तरणजीत सिंह संधू। तो भारत में, मतलब अमेरिका में भारत की तरफ से जो एम्बेसडर हैं उनका नाम है तरणजीत सिंह संधू। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज आपको और समझ में आती है कि इसके पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ था। तो समस्याएं तो थी, है ना। और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये रिप्रेजेंट, मतलब इसको देख के ये तो समझ में आता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो स्थिति है वो काफी मजबूत हो गई। बात समझ में आ रही है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति कितनी मजबूत है, आप इन चीजों से भी अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ कोलेटरल फ्री लोन स्कीम नेम्ड सशक्त महिला लोन योजना। सशक्त महिला लोन योजना, अगर मैं इस योजना की बात करता हूं तो ये योजना जो है वो एक बिंदु के इर्द गिर्द काम करती है जिसको हम बोलते हैं वोमेन एम्पावरमेंट। बात समझ में आ रही है। जिसको हम क्या बोलते हैं, वोमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, पहली चीज। और वोमेन एम्पावरमेंट के तहत किया क्या गया, तो इस योजना के तहत ये बोला गया कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को, उन वोमेन को 21,000 रुपए से लेकर 1,01,000 रुपए तक का लोन जो है प्रदान किया जाएगा। अब यहां पर जो लोन प्रदान किया जाएगा तो वो किस लिए प्रदान किया जाएगा, तो एक चीज इसमें आप और याद रखिए कि ऐसी महिलाओं को, ऐसी महिलाएं जो अपना व्यापार या बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। बात समझ में आ रही है। उन महिलाओं को क्या किया जाएगा, ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो बोले कि सर गिरवी क्या रखा जाएगा, तो योजना चलाई ही वही गई है, कोलेटरल फ्री लोन। बात समझ में आ रही है कि यहाँ नाम क्या है योजना का, सशक्त महिला लोन योजना, जिसके तहत कोलेटरल फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन क्या सर इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, गिरवी रखी हुई संपत्ति की तो बात चलिए ठीक है, गवर्नमेंट ने गारंटी ले ली कि हाँ बैंक जो है वो प्रोवाइड करेंगे, इस योजना के तहत लोन मिलेगा, 21,000 रुपए से लेकर 1,01,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। लेकिन क्या सर इस पे इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। मतलब सोचने वाली तो चीज ये है कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ये बोल दे कि हाँ इंटरेस्ट नहीं लगेगा तब तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहां पर गिरवी नहीं रखना है, लेकिन ब्याज जरूर लगेगा। कितना लगेगा, तो
0.51% के रेट से आपको ब्याज अदा करना पड़ेगा। ये जरूर याद रखिए। बात समझ में आ रही है? किस सरकार ने ये शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने ये शुरू किया है, और इनको तो आप जानते ही होंगे, हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं और इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, ये कौन है? ये सीएम है, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। बात समझ में आ रही है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सशक्त महिला लोन योजना शुरू की है, वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि ऐसी महिलाओं को लोन प्रोवाइड किया जा सके जो महिलाएं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो आजकल क्रिकेट में बड़े मतलब रिकॉर्ड जो हैं वो बन रहे हैं कि एक T20 में कभी कोई 7 विकेट ले रहा है, तो एक प्लेयर जिसको एक ओवर में 6 छक्के मारे गए थे, वो वर्ल्ड के टॉप 5 टेस्ट प्लेयर में शामिल हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, हु हैज बिकम द सेकंड फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट। यहाँ पर बोल रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन हैं? तो दूसरे गेंदबाज जो हैं उनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड, और स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो 600 विकेट इन्होंने लेने वालों में शामिल हो चुके। बस समझ में आ रही है? कितने विकेट? 600 विकेट। क्लियर है? अब यहां पर आती है कि सर यहां पर एक क्वेश्चन है कि सेकंड फास्ट बॉलर, तो बात ये आती है कि सेकंड फास्ट बॉलर बोल रहा है, तो फर्स्ट फास्ट बॉलर जो है वो कौन है? तो फर्स्ट फास्ट बॉलर और कोई नहीं है, इन्हीं के टीम से है जेम्स एंडरसन। ये फर्स्ट फास्ट ऐसे बॉलर हैं जो 600 विकेट लेने वाले, ये सेकंड हो गए लेकिन फास्ट बॉलर में ही गिने जाएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट फास्ट बॉलर बोल रहा है तो वहां जेम्स एंडरसन का नाम आएगा, अगर सेकंड फास्ट बॉलर बोल रहा है तो वहां पर नाम आएगा स्टुअर्ट ब्रॉड का। अब बात आती है कि सर टॉप 5 जो हैं वो कौन है, वो कौन है? तो उनकी अगर हम बात करें तो आप देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि टेस्ट क्रिकेट में 600 से ज्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनमें से अगर हम टॉप 5 की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन शामिल है, तो आप वो देख लीजिए। पहला नाम है मुरलीधरन। बात समझ में आ रही है? दूसरा नाम आप याद रखिए शेन वॉर्न। बात समझ में आ रही है? तीसरा नाम आप याद रखिए जेम्स एंडरसन। चौथा नाम आप याद रखिए अनिल कुंबले जी। और पांचवा नाम हाल ही में जो इसमें ऐड हुआ है वो है स्टुअर्ट ब्रॉड। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर ये तो 5 प्लेयर हो गए, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है फास्ट बॉलर। ठीक है, तो यहां पर मुरलीधरन जी जो हैं वो अपने स्पिन के लिए फेमस थे, शेन वॉर्न को भी आप जानते हैं, अनिल कुंबले साहब को भी जानते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बॉलर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो फास्टर हैं, बाकी जो है वो स्पिनर है। तो 3 स्पिनर और 3 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर के साथ में टॉप 5 जो है वो ये नाम आपके पास में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई हैज बीन स्worn इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। किस हाई कोर्ट में आशीष देसाई को अभी हाल ही में चीफ जस्टिस जो है वो बनाया गया है? तो वो केरला हाई कोर्ट में बनाया गया है। बात समझ में आ रही? फिलहाल इतना याद रखिए कि केरला हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस जो है वो 25 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात ये आती है कि सर ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे जो है वो मनाया क्यों जाता है? तो एक टेक्नोलॉजी जो आप लगातार सुन रहे हैं, जिसको आप अगर बोलचाल की भाषा में अगर हम बोलें, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट है जो आप सुन रहे हैं लगातार, वो स्टार्ट हुआ और वहां पर 25 जुलाई को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। बात समझ में आ रही है? किसके बच्चे का जन्म हुआ? तो लुइस जॉय ब्राउन। 25 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिए कि आईवीएफ के माध्यम से लुइस
जॉय ब्राउन के बच्चे का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 25 जुलाई को। बात समझ में आ रही है? 25 जुलाई 1978 को ये जन्म हुआ था, इसीलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है? आईवीएफ डे भी इसको बोलते हैं, और इसको हम वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे भी बोलते हैं। तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात आती है कि सर ये आईवीएफ क्या है? तो आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए कि आईवीएफ क्या है। तो आईवीएफ जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। जैसे मान लीजिए कि कुछ महिलाएं जो हैं वो बच्चे को जन्म देने में कैपेबल नहीं, या किसी भी प्रकार की कमियों के कारण पुरुष या महिलाएं जो है या कोई दंपत्ति जो है वो बच्चों के जन्म नहीं दे पा रहे हैं या बच्चों का जन्म नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिससे ऐसी महिलाएं जो बांझपन की समस्या से गुजर रही हैं और उन समस्या से उनको बाहर निकालने के लिए आईवीएफ का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया। और वहां पर जो डॉक्टर हैं जो इस फील्ड की स्टडी करते हैं उनको हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और इस स्टडी को बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजी। बात समझ में आ रही है? तो इसी एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर है उन्होंने क्या किया था? आईवीएफ का यूज करके पहली बार जो इस प्रकार का बेबी है उसका जन्म किया था। इसलिए इसको क्या मनाया जाता है? 25 जुलाई को वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे मनाया जाता है, उन डॉक्टरों को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए, उन डॉक्टरों की याद में। बात समझ में आ रही है? फिलहाल आप इतनी चीजें इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच कंट्री हैज अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप? ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ब्रिक्स ग्रुप जो है वहां पर अगर हम बात करें तो किस देश ने हाल ही में अप्लाई किया है? तो अगर हम बात करें तो अल्जीरिया। इन देशों में अगर आप देखोगे तो अल्जीरिया जो है वो हाल ही में उसने अप्लाई किया है। ठीक है, और अल्जीरिया जो है वो शामिल होना चाहता है ब्रिक्स समूह में। क्यों शामिल होना चाहता है? ताकि वो आगे अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ावा जो है या आर्थिक जो उसकी इकोनॉमिक स्थिति है उस इकोनॉमिक कंडीशन में ब्रिक्स की सहायता से चीजें और बेहतर कर सके, इसलिए वो चाहता है कि वो ब्रिक्स का सदस्य हो जाए। अल्जीरिया के बारे में अगर बताएं तो अल्जीरिया जो है वो एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अल्जीरिया जो है वो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिए कि यहाँ की 90% की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है? वो सुन्नी मुस्लिम है। यहां पर सिया सुन्नी आपको पता होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप इसमें याद रखिए, जो इसकी कैपिटल है वो है अल्जीरियस। ये इसकी कैपिटल है, राजधानी है, और इसकी यही कैपिटल जो अल्जीरियस के नाम से जानी जाती है, ये अल्जीरिया का सबसे बड़ा शहर भी है। बात समझ में आ रही है? ये बेसिक चीज आपको ये पता है किसने अप्लाई किया, इसके आधार पर आप बता दीजिए अल्जीरिया। अब बात आती है ब्रिक्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो ये कि सर जो ये ब्रिक्स है ये नाम क्या है? तो यहां पर आप देखिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद में एस आ गया। पहले ये ब्रिक था, साउथ अफ्रीका। बात समझ में आ रही है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो ब्राजील, रसिया, चाइना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बात समझ में आ रही है? अब लगातार क्या होता है ना कि जैसे आप इन पांचों देशों की बात करेंगे तो अभी न्यूज में क्या चल रहा है? अभी चल रहा है G20। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या ये पांचों के पांचों देश जो हैं वो G20 के मेंबर हैं? हाँ बिल्कुल, ये पांचों देश जो हैं वो G20 के सदस्य देश ही हैं। बात समझ में आ रही है? ये भी एक चीज इसमें याद रखिए, ये भी समझ में आ रहा है आपको। अब बात आती है कि सर ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन होता है, ये लगातार ब्रिक्स की जो समिट होती है, अभी लेटेस्ट समिट जो है वो कहाँ होगी? तो याद रखना है आपको, अगर लेटेस्ट समिट की अगर मैं बात करूं ब्रिक्स की, तो यहां पर आप एक चीज याद रखिए कि इसका जो नेक्स्ट समिट होगा, जो नेक्स्ट सम्मेलन होगा, वो कौन से नंबर का होगा? कभी कभी नंबर भी पूछ लेता है, तो वो 15th नंबर का होगा। और कहां पर होगा? वो होगा साउथ अफ्रीका में।
बात समझ में आ रही है? इसके पहले जो 14th नंबर का हुआ है, आपके लिए क्वेश्चन यही है, इसके पहले जो 14th नंबर की समिट हुई है वो कहां पर हुई है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और ये 15 नंबर की जो साउथ अफ्रीका में होनी है सर, ये कब होनी है, तो इसमें एक चीज ये भी याद रखिए कि ये अगस्त 2023, मतलब कि नेक्स्ट मंथ ही सर हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जो ब्रिक्स की समिट जो है वो देखने को मिलेगी, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दूसरा बात ये आती है कि सर ये जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं, अगर इसमें ये जो ब्रिक्स कहला रहे हैं, क्या इनमें अगर कोई और सदस्य ऐड होगा, क्या इसमें अगर कोई सदस्य ऐड होगा तो ये नाम चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये ब्रिक्स है तो हो सकता है अल्जीरिया के ऐड होने के बाद यहाँ ए और आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिक में एस जुड़ा तो ये ब्रिक्स हो गया, वैसे ही वहां पर एक और नाम जुड़ जाएगा। एक और पॉइंट इसमें याद रखिए आप कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई में है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीजें फिलहाल आप इसमें याद रखिए। क्लियर? चलिए, तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इनॉग्रेटेड जीएसटी भवन इन विच स्टेट। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? फटाफट आप इसको ढूंढिए, पढ़िए और मैसेज करके, कमेंट करके बता दीजिए। राइट, चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।